राधे राधे जय श्री कृष्णा। जब मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स ब्रिटेन की कॉलोनी बन चुका था, नेपाल कंटिन्यू टू बी फ्री। यस, नेपाल उन चुनिंदा देशों में से आए जो कभी भी कॉलोनाइज ही नहीं हुआ। जब इंडियन कॉन्टिनेंट के माइटी किंगडम्स एक के बाद एक करके ब्रिटिश के कंट्रोल में आते गए, तो नेपाल जैसे छोटे से रीजन ने अपने सोवरेनिटी प्रोटेक्ट करके रखी थी और टेरिटरी भी, क्योंकि एंग्लो नेपालीज के वॉर के बाद ब्रिटिश के पास अच्छा खासा चांस था कि वो पूरे नेपाल पे अपना कब्जा जमाए या फिर उसे इन्वेट कर सके। सो क्यों उसके बावजूद भी ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कैप्चर कर लिया, जस्ट एक्सेप्ट नेपाल। सो वेल, ये बात है 70-60 की, जब नेपाल कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इट वॉज जस्ट ए ग्रुप ऑफ स्मॉल ट्रेडिटी जो अक्सर आपस में लड़ते करते थे। इन्हीं में से ट्रेडिटी से एक था जो एक छोटा सा किंगडम गोरखा। गोरखा किंगडम के उस समय के राजा थे पृथ्वी नारायण शाह। वो सिर्फ 20 साल के थे जब उन्हें गोरखा का किंग बना दिया गया, और तभी से उन्हें इंडियन टेरिटरीज में बढ़ते मुगल्स इन्फ्लुएंस से काफी ज्यादा चिंता होने लगी। उन्होंने ये सोचा कि इससे क्यों न इस नेपाल को बचाने के लिए उन सारे छोटे छोटे टेरिटरी को यूनाइट किया जाए और एक देश बनाया जाए। उनका ये एम्बिशन था कि असले हिंदुस्तान यानी कि लैंड ऑफ हिंदूज स्टेबल किया जाए, जो कि मुगल रोल या फिर किसी भी फॉरेन इन्फ्लुएंस से कंप्लीटली अलग हो। सो अपने टेकफुलनेस पे और फियर्स गोरखा आर्मी के बलबूते पर भूटान और कश्मीर के बीच जितने भी टेरिटरी थे उन्होंने वो सब को अनकॉन्कर कर लिया और 1769 में एस्टेब्लिश कर दिया द किंगडम ऑफ नेपाल। अब नेपाल में तो एक और गोरखा स्ट्रॉन्ग पावर बन के इमर्ज हो रहे थे, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भी 1760 के बाद से धीरे धीरे इंडिया में अपने डोमिनेंस को बढ़ाना शुरू कर दिया। सो अब क्योंकि पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट में मेजरी गोरखा और ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ही यही दो पॉकेट ऑफ पावर इमर्ज हुए थे, तो उन दोनों का एकदम टकराना तो ऑब्वियस सी बात थी। लेकिन अगर ब्रिटिश के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके एजेंडा में नेपाल एक्चुअली में कभी था ही नहीं, एंड मोस्टली बिकॉज ऑफ हिज जियोग्राफी। दैट इज द फर्स्ट रीजन ऑफ व्हाई नेपाल कभी कॉलोनाइज नहीं हो पाए। आइए जरा नेपाल की जियोग्राफी पे थोड़ी सी नजर डाले। वो 75% माउंटेन से ही कवर्ड है। वो दुनिया के सबसे रगेड एंड हेवी ट्रेड्स यहाँ पे पाए जाते हैं, और माउंटेन्स पे लड़ने का ब्रिटिशों का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। प्लस ब्रिटिशों के पास एक बैटल करने के लिए एक फिजिकल और क्षमता दोनों भी नहीं थी। इससे सिंपल फैक्ट कि नेपाल की जियोग्राफी ने कहीं ना कहीं उसे प्रोटेक्ट किया। नाउ नेपाल के कॉलोनाइज ना होने का सेकेंड रीजन ये भी था कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन नेपाल को ऐसे बफर स्टेज देखता था, यानी कि नेपाल को कॉन्कर करना मतलब डायरेक्टली चाइना के प्रोफाइल पावरफुल बाउंड्री को शेयर करना। एंड ब्रिटेन अभी अभी इंडियन के सब कॉन्टिनेंट्स को एस्टेब्लिश कर रहा था, तो ऐसे में एक इट्स नॉट कम टू फेस टू चाइना। इट्स ऑल्सो द रीजन सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि ब्रिटिश ने भूटान करफिंसिकन को भी टच नहीं किया, बट ब्रिटेन को नॉट अवॉइड नेपाल, क्योंकि ब्रिटिश और गोरखा वार से पहली बार आमने सामने आए इन 1769 इन सिनोनी गढ़ी वॉर। देखो, ये काठमांडू वाली नेपाल रीजन में एक इम्पोर्टेंट किंगडम होता है और ब्रिटिशर्स के साथ ऑलरेडी काफी ज्यादा ट्रेड रिलेशन थे। जब पृथ्वी शाह ने अपने यूनिफिकेशन मिशन के तहत काठमांडू पे अटैक किया, तो ब्रिटिशर ने दोस्ती निभाने के लिए अपने ट्रूप्स वहां पे भेज दिए, और इसी से शुरू हो गया द फेमस सिंधुली गढ़ी वॉर। और फेमस इसलिए क्योंकि इसमें ब्रिटेन बहुत बुरी तरीके से हार गया। उनकी 1000 सोल्जर्स भी मारे गए। इनफैक्ट उनकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि उनके सोल्जर्स अपने आर्म्स एंड एम्युनिशन को छोड़कर उधर ही भाग गए, एंड ऑल बिकॉज ऑफ द फियर्स ऑफ गोरखा आर्मीज। नाउ गोरखास की वॉर टेक्निक्स काफी यूनिक थी। वो रॉक्स, गोट्स एंड एडोस, स्पेशली देयर कुकरीज, जो एक किस्म का नाइफ है जो उसे यूज करने में एक्सपर्ट थे।
नाउ वो उसके मास्टर होते थे, जो कि शिवाजी महाराज भी इसे काफी यूज किया करते थे, जो सरप्राइज अटैक्स हुआ करते थे। एंड टॉप ऑफ द वो सिंदुली के टेरेट्स की कोने कोने से फेमिलियर्स थे। एंड नॉट टू फॉरगेट ने यहाँ पे नेपाल के ऑपोजिट ईस्ट इंडिया कंपनी से, नॉट ए ब्रिटिश एम्पायर एज ए होल। सो बेसिकली नेपाल की धरती पे गोरखास को हराना was next to impossible, and this, my friends, this was a third reason British नेपाल को कॉलोनाइज नहीं कर पाया। ब्रेव एंड हाईली स्किल्ड गोरखा वॉरियर्स का डर। मैं ऐसे कोई इंसिक्योरेट करके नहीं बता रहा हूँ। ब्रिटेन इनकी आर्मी से इनका डर इतना डर गया कि अगले 50 सालों तक उन्होंने गोरखा से कोई भी कॉन्फिडेंसन तो करना अवॉइड कर दिया, until the final showdown of the English Gorkha War in 1814। ये वॉर 2 सालों तक चला कंटिन्यूसली, और इसी ने नेपाल की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सो फर्स्ट ऑफ फॉरमोस्ट इस जंग के पीछे 2 मेन वजह थी। ब्रिटिश तिब्बत के साथ ट्रेड करना चाहता था, एंड एज यू कैन सी इंडिया और तिब्बत के बीच है विशाल हिमालयास, इसीलिए तिब्बत तक पहुंचने के लिए हिमालयाज के कॉम्प्लिकेटेड रूट्स को क्रॉस करना पड़ेगा। एंड द ओनली नेविगेटेड रूट्स जो साउथ एशिया को ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता था, वो सारे नेपाल के कंट्रोल में थे। तो ब्रिटिशर्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि नेपाल में एक फैमिली रिजीम हो, ताकि वो इजीली ट्रेड कर सके। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक ट्रेड बैरियर्स है, और प्रीवियस की सिंधौली घड़ी वॉर की वजह से ब्रिटिशर्स के नेपाल के साइड टेंशन तो चल ही रहे थे, लेकिन द फाइनल स्टॉप वाज द गोरखा आर्मी ने अपनी अवध प्रोग्रेस पे अटैक कर दिया। वो अवध जो ब्रिटिश का एक प्रोटेक्टरेट था। सो बस फिर क्या था, अब तक इतना टालते रहने के बाद ब्रिटिश हैज नो चॉइस टू गो ऑन अ वॉर। बट रिमेंबर, ब्रिटिश ने सिंधौली घड़ी में मिली हार से सबक लिया, एंड दिस टाइम दे कैम बेटर प्रिपेयर। उनके पास इस बार ज्यादा वेपन्स और ज्यादा सोल्जर्स थे। वो इसे यहाँ पे इंटरेस्टली यह है कि गोरखाली आर्मी इनिशियली काफी ज्यादा हावी थी, सो मच सो कि ब्रिटेन के 7 अलग अलग जनरल्स को 7 अलग अलग दिशाओं से नेपाल पे अटैक करना पड़ रहा था। एंड फाइनली इसी स्ट्रेटेजी की वजह से ब्रिटेन ने नेपाल के कुछ हिस्सों को एनेक्स कर पाया। लेकिन इससे पहले ब्रिटेन और आगे बढ़ता तो दोनों साइड एक मिडिल ग्राउंड पे आ गए, और उन्होंने साइन किया कि द ट्रीटी ऑफ सुगोली, जिसके ये कॉन्सिक्वेंस थे। नंबर 1, नेपाल ने अपने 1/3 टेरिटरी विच इंक्लूड सिक्किम, कुआग्राल एंड ट्रेडेउराल ब्रिटिश के तो गवा दिया। एंड स्मॉल फन फैक्ट, मॉडर्न डे नेपाल के मैप का भी जन्म यहीं से हुआ। नंबर 2, ब्रिटिश के नेपाल के रॉयल कैपिटल काठमांडू के बीचों बीच अपनी एम्बेसी सेटअप करने का एक्सेस मिल गया, जिससे उनके लिए ट्रेड आसान हो गया। और साथ ही साथ ब्रिटेन नेपाल के इंटरनल पॉलिटिक्स पे भी एक वॉचफुल आए रख पाए। एंड लास्टली, ब्रिटिश ने बहुत ही स्मार्टली गोरखास को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इंक्लूड करना शुरू कर दिया टू यूज गोरखा इम्पेकेबल फाइटिंग स्किल इट्स ओन एडवांटेज। सो नाउ नेपाल ब्रिटिश कॉलोनी बनने से बच गया, बट इट वॉज ए 100% अनइंडिपेंडेंस टाइटल। वो ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन गए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव के और गवर्नमेंट्स को ओवरऑल कंट्रोल ब्रिटिश का ही था। सो नेपाल गॉट लकी आई गेस, एक्चुअली नो। मतलब देखो, इस इंडिया कंपनी का नेपाल के 1/3 एरिया एनेक्स करने के बावजूद भी पूरे नेपाल को अपनी कॉलोनी नहीं बनाने के पीछे 2 मेजर रीजन थे अब तक, या तो ज्योग्राफिकल ट्रेंड्स या दूसरा AIC की आर्मी स्ट्रेंथ और पावर। बट आप खुद ही सोचो, ये रीजन AIC को कब तक एक्चुअली में रोक के रख सकता है। 1857 में इंडियन रेवोल्यूशन के बाद जब भारत डायरेक्टली ब्रिटिश राज के अंदर आया, डू यू थिंक तब भी वो नेपाल को छोड़ देते? वेल नो, बट फिर भी छोड़ दिया, क्योंकि 1846 में नेपाल में एंट्री हुई जंग बहादुर राणा की, वो राणा डायनेस्टी जिसने आगे चल के नेपाल में 104 सालों तक रूल किया। सो बेसिकली जंग बहादुर ने अपने आप नेपाल के परमानेंट प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया, एक कंप्लीटली टोटलिस्ट एरिया रिजीम बट नो अपोजिंग वॉइसेस एस्टेब्लिश किया।
इन द मीन वाइल द ब्रिटेन इंडिया में एक्सपेंड तो हो ही रहा था, बट धीरे धीरे नेपाल के पॉलिटिक्स स्फीयर में भी उसका इंटरफियरेंस पड़ रहा था। बस इसीलिए नेपाल को ब्रिटिश की कॉलोनी बनने से बचाने के लिए जंग बहादुर ने एक सिंपल सी रणनीति अपनाई, टू बी इन ए गुड बुक्स ऑफ क्रेंस। तो यह प्रूव करना है कि दे कैन ट्रस्ट नेपाल और नेपाल कभी उनके रास्ते का कांटा नहीं बनेगा। सो 1857 में जब इंडिया का फर्स्ट रिवोल्ट इंडिपेंडेंस चल रहा था, तब ब्रिटिशर्स के लिए ऑलरेडी इंडियन प्रोटेस्ट को कर्व करना भारी पड़ रहा था और यहीं पर जंग बहादुर को दिखाई एक अपॉर्चुनिटी। उन्होंने मोर देन 3200 से ज़्यादा सोल्जर ब्रिटेन को मदद के लिए इंडिया भेज दिया एंड टू बी ऑनेस्ट लखनऊ जैसे और जैसे रीजन में रिपोर्ट्स को नियंत्रण में लगाना ब्रिटिशर्स के लिए नेपाली सोल्जर के बिना पॉसिबल भी नहीं था। इनफैक्ट इसी के दौरान जब काफी सारे इंडियन रिवोल्टर्स नेपाल के टेराई रीजन के जंगलों में जाकर छुप गए, तब जंग बहादुर ने उन सभी को कैप्चर करके मार डाला। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इस क्रिटिकल टाइम पर अगर नेपाल ने इंडिया का साथ दिया होता तो क्या होता। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो नेपाल की जर्नल मैसेज भी इंडिया की इस इंडिपेंडेंस के रिबिलियंस के सिंपैथाइज करती है, उनको सपोर्ट करती थी। बट राणा ने अपने पावर और कंट्रोल को मेंटेन रखने के लिए ब्रिटेन का एलाय बनने का डिसीजन ले लिया था और इनका ये डिसीजन इतना इन्फ्लुएंसेस था कि इस घटना के बाद से 62 साल बाद भी जालियांवाला बाग की शूटिंग में डायर के अंडर 50 में से 25 शूट करने वाले गोरखा सोल्जर थे। एंड स्पीकिंग टू ऑफ टुडे, आज भी गोरखास ब्रिटिश आर्मी के 3% सोल्जर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एंड ऑफ कोर्स द किंग वाज रिवॉर्डेड फॉर इट। 1858 में क्वीन विक्टोरिया ने जंग बहादुर को हाईएस्ट ब्रिटिशर का अवार्ड दिया था। तो आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।